हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीवीटी पीजी एलएलबी पेपर कोड सीओक्यूपी 11 2025 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग रीजनिंग के पार्ट को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में टोटल 17 क्वेश्चन आया था रीजनिंग से। टोटल 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड अगर आप 2024 का वेटेज देखेंगे तो 14 क्वेश्चन आया था। 2025 में टोटल 17 क्वेश्चन आया था। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन है। अरेंजमेंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। एनालॉजी एंड रैंकिंग से क्वेश्चन नहीं आया है। नंबर सीरीज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आया है। क्लॉक कैलेंडर तो फिक्स है, हर बार आना ही है, एक एक क्वेश्चन आया है। कॉज इफेक्ट से 1 क्वेश्चन आया है। फिर स्टेटमेंट आर्गुमेंट से है, काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिक्वेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिलॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्फ्रेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, ये काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है। इसमें आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक होता है। आपको क्या करना होता है, इसकी नंबरिंग कर देनी होती है 1, 2, 3 एंड 4। ट्रायंगल की आप नंबरिंग कर दीजिए एंड इनको प्लस कर दीजिए। 1+2+3+4 तो कितना हुआ? 10। तो राइट आंसर इज 10। ठीक है ना। सपोज कीजिए कि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए। ठीक है, अब इसमें कितने ट्रायंगल हैं? तो यहाँ 1 करिए, यहाँ 2 करिए, यहाँ 3 करिए। 3, 2, 5, 1, 6, टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 6। आप काउंट भी कर सकते हैं। ये वाला पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। फिर सबसे बाहर वाला जो ट्रायंगल है, ये आपका 4th नंबर का ट्रायंगल हो गया। ठीक है, फिर ये वाला ट्रायंगल, ये 5th नंबर का हो जाएगा, ये 6th नंबर का हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, सिंपली इसकी नंबरिंग करिए, प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। दिया गया है 5 है, 3 है और 1 है, बीच में सिंबल है और यहाँ पे 7 आ जा रहा है। 6 है, 2 है, फिर यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 आ जा रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। 5 है, 3 है, 5+3 8 हुआ, -1 कितना आ गया? 7। ठीक है ना। प्लस यहाँ माइनस। फिर यहाँ पे भी देखिए 6 और 2, 8 हुआ, -2 कर दीजिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 6। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसको प्लस करिए या माइनस का सिंबल लगाइए। तो क्या होगा? 1+3 एंड -3, दैट इज 0। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल था ना। कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, टफ क्या, थोड़े मॉडरेट होते हैं। अदर क्वेश्चन इजी होते हैं। सीओक्यूपी 11 का लेवल थोड़ा इजी होता है। यहाँ पे देखिए, फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। उसकी नंबरिंग दी गई है 14, 19, 17 और 6। ठीक है ना। हाइट की कोडिंग आपसे पूछी जा रही है। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग अगर आपको तैयार है, मैक्सिमम 30-40 सेकंड लगेगा, सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। पी की नंबरिंग क्या होती है? 16। यू की नंबरिंग क्या होती है? 21। एस की वैल्यू क्या होती है? 19। एच की वैल्यू क्या होती है? 8। आप देखिए, ये 16 से 14 हो गया, दो कम हो रहा है ना। 21 से 19 दो कम हुआ। 19 से 17 फिर दो कम हुआ। 8 से 6 -2। तो यहाँ पे भी क्या होगा, दो दो कम होता चला जाएगा। एच की वैल्यू क्या होती है? 8। आई की वैल्यू क्या होती है? 9। के की वैल्यू क्या होती है? 11। ई की वैल्यू क्या होती है? 5। यहाँ दो कम होगा तो क्या होगा? 6। यहाँ 9 से दो कम होगा तो 7। 11 से दो कम 9। 5 से दो कम 3। 6, 7, 9, 3। 6, 7, 9, 3 ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन बी, 6, 7, 9, 3। सिंपल ना। तो नंबरिंग करिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। लिखने की भी जरूरत नहीं, आप ओरली देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सीक्वेंसिंग करनी है आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो सर्च है, सीवेज है, सिक्योर है, सेटल है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा? एस सभी में है, ई यहाँ पे हर जगह है, यहाँ ए है, डब्ल्यू है, सी है और टी है। सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा। तो ए हमारा सबसे पहले होना चाहिए। ऑप्शन ए और बी में ए सबसे पहले है, सी और डी में नहीं है, कैंसिल आउट कर दीजिए इसको। फिर देखिए, ए तो ठीक है। अब डब्ल्यू सी टी में सबसे पहले कौन आएगा? तो ये सी आएगा। तो ए के बाद क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए।
ए के बाद सी कहाँ पे है? ऑप्शन ए। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैक्सिमम 10 सेकेंड में आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देर आर 5 बॉयज PQRST सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। देखिए, जब भी कोई नॉर्थ में देखता है, सपोज कि ये पी है, ये नॉर्थ में देख रहा है, तो ये इसका राइट डायरेक्शन होगा, ये इसका लेफ्ट डायरेक्शन होगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या दिया गया है, सच दैट पी इज राइट ऑफ क्यू। पी जो है क्यू के राइट में है। ठीक है। तो पी जो है क्यू के राइट में है, तो देखिए पी जो है क्यू के ठीक राइट में है। जो जो दिया गया है पहले लिख लेते हैं। पी जो है क्यू के राइट में है, एंड टी इज लेफ्ट ऑफ आर। टी जो है आर के लेफ्ट में है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, इसके ठीक लेफ्ट में कौन हो जाएगा? टी। तो ये दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, टी इज लेफ्ट ऑफ आर एंड राइट ऑफ पी। पी के राइट में है, तो देखिए पी के ठीक राइट में टी हो गया, ये इंफॉर्मेशन। तीसरा इंफॉर्मेशन क्या है, क्यू इज राइट ऑफ एस। तो क्यू जो है एस के राइट में है, ये तीसरा इंफॉर्मेशन। क्यू जो है ये देखिए एस के राइट में है। अब पूछा गया है कि सबसे मिडिल में कौन है, कंबाइन कर दीजिए इसको, ये PTR लिख लेते हैं, PTR। ठीक है। अब देखिए पी के पहले क्या है, क्यू है ना, पी के पहले क्या होगा, क्यू हो जाएगा। और क्यू के पहले क्या है, क्यू के पहले एस है, तो एस हो जाएगा। SQPTR, ये हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। सबसे मिडिल में कौन है, पी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल ना। देखिए कितना इजी था। इसको हमने क्या किया, जैसे जैसे दिया था पी इज राइट ऑफ क्यू, तो हमने लिख लिया पी जो है ये क्यू के राइट में है। ठीक है। फिर क्या था, टी जो है आर के लेफ्ट में है, तो टी जो है आर के लेफ्ट में बना लिया। फिर कह रहा है कि पी के राइट में है, तो पी के राइट में बना लिया। फिर कह रहा है क्यू इज राइट ऑफ एस, क्यू इज राइट ऑफ एस, ऐसे बना लिया। तीनों को मर्ज कर दिया, ये आ गया। सबसे मिडिल में कौन है, पी। सिंपल था ना। नेक्स्ट देखिए, ये सिलॉग का क्वेश्चन है। दिया गया है कि सम बॉटल्स आर कार। कुछ बॉटल जो है ना ये कार है। तो देखिए कुछ बॉटल जो है ये क्या हो गए, कार हो गए। और कुछ कार जो है साइकिल है, तो कुछ कार जो है ये साइकिल है। एक डायग्राम हमारा ये बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, कुछ बॉटल कार है ना, देखिए कुछ बॉटल कार है और कुछ कार क्या है, साइकिल है। तो कुछ कार जो है हमारे साइकिल हो गए। अब आप कहेंगे कि ये इसमें क्यों आपने बना दिया। देखिए जो कह रहा है ना ये बनना चाहिए, इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा बन जा रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं। दिया गया है कि सम कार्स आर साइकिल, कुछ कार साइकिल है। ठीक है, ये बन गया ना। अब कुछ जो है बॉटल साइकिल भी बन जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट में दिया गया है ये बनना चाहिए, सम बॉटल्स आर कार। तो देखिए कुछ बॉटल कार है, बन गया। सम कार्स आर साइकिल, कुछ कार साइकिल है, ठीक है ये दिख रहा है। यहाँ पे भी कुछ बॉटल कार है, ओके। फिर सम कार्स आर साइकिल, कुछ कार साइकिल हो गए, और क्या एक्स्ट्रा बन गया, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब आइए जरा कंक्लूजन पे। देखिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिया गया ना, पॉसिबिलिटी वाले को सेकंड नंबर पे चेक करते हैं। पहले आइए कंक्लूजन टू पे। कंक्लूजन टू कह रहा है कि ऑल बॉटल्स आर साइकिल। क्या सारे बॉटल जो है ये साइकिल होंगे? क्या सारे बॉटल साइकिल होंगे? नहीं, सारे बॉटल जो है ये साइकिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब पॉसिबिलिटी जो है, पॉसिबिलिटी के 3 कंडीशन होते हैं, आपको एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, एक हम सिलॉग पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पे। नियर अराउंड मैक्सिमम 3 से 4 क्लासेस आएंगी, एंड पूरा सिलॉग आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। कभी भी आपके एग्जाम में सिलॉग का क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम आप 1 मिनट का टाइम लेंगे एंड इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। एंड जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है ना। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, पूरा सिलॉग आपका बेसिक से तैयार हो जाएगा। अब पॉसिबिलिटी का कंडीशन देखिए क्या होता है। पॉसिबिलिटी का कंडीशन ये होता है, पहली चीज, कि जिसके बारे में भी पॉसिबिलिटी कही जा रही है वो स्टेटमेंट में होना चाहिए। पहली चीज तो गिवन होना चाहिए कि किसके बारे में कहा जा रहा है, बॉटल और साइकिल के बारे में कहा जा रहा है। बॉटल और साइकिल स्टेटमेंट में है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन, उसको लेकर कोई निगेटिव लाइन नहीं होना चाहिए, कोई निगेटिव कमेंट नहीं होना चाहिए, कोई निगेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं ये नहीं लिखा होना चाहिए
कि नो बॉटल्स आर साइकिल, कहीं पे भी ये नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लिखा होगा तो फिर पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो देखिए कहीं नो लिखा है क्या? कहीं पे भी नो नहीं लिखा है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी हमारी सही है। पहला तो यह है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है वो स्टेटमेंट में होना चाहिए, तो बॉटल और साइकिल स्टेटमेंट में है, यहाँ बॉटल भी है साइकिल भी है स्टेटमेंट में। ठीक है। दूसरा कंडीशन, उसको लेकर कोई निगेटिव लाइन नहीं होनी चाहिए, कहीं ये नहीं लिखा होना चाहिए नो बॉटल्स आर साइकिल। सपोज कीजिए अगर नो हो गया तो फिर यस का कोई चांस ही नहीं, ना मतलब ना, एक्सेप्ट करिए इसको। तो कहीं पे भी अगर नो लिखा होगा तो पॉसिबिलिटी के चांसेस नहीं होंगे, नो कहीं नहीं लिखा है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। थर्ड, वो चीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, अगर वो चीज एग्जिस्ट करेगी तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी किस चीज के लिए होगा? जो चीज अभी हुई नहीं है। ठीक है ना, जैसे सपोज कि आप DU LLB में आपने एडमिशन ले लिया, अब आपसे कोई कहे कि पॉसिबिलिटी है कि आपका DU में एडमिशन हो जाएगा, आपका तो एडमिशन हो गया, आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो चीजें हो गई हैं उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होगी, जो चीजें अभी नहीं हुई हैं, जैसे अभी आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है आप क्रैक कर जाएं। ठीक है, तो जो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं उसकी पॉसिबिलिटी सही होगी। अब आप ये देखिए कि क्या कुछ बॉटल साइकिल हैं, अगर कुछ बॉटल साइकिल निकल गए तो फिर पॉसिबिलिटी इसकी गलत हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, यही चीज समझने वाला है। यहाँ पे कुछ बॉटल साइकिल तो नहीं है। ठीक है, हमने अभी कहा ना कि अगर वो एग्जिस्ट कर गया तो पॉसिबिलिटी गलत होगी, तो यहाँ पे देखिए कुछ बॉटल साइकिल तो नहीं है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो ये सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बॉटल साइकिल हो जा रहा है, अब क्या करें? तो देखिए अभी हम जब पूरा 2-3 घंटे में पूरा सिलॉग पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि अगर कोई चीज एक जगह निकल के आ रही है और दूसरी जगह नहीं निकल के आ रही है, तो ओवरऑल हम मानेंगे कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो चीज निकल के नहीं आ रही है। जैसे कुछ बॉटल यहाँ पे साइकिल है नहीं, लेकिन कुछ बॉटल यहाँ पे साइकिल है। अब क्या कंक्लूजन निकालें? तो ओवरऑल कंक्लूजन आप ये निकालिए कि कोई भी बॉटल साइकिल नहीं है। ठीक है ना, डिटेल अभी तो हम यहाँ शॉर्ट में बता रहे हैं, डिटेल उस क्लास को आप देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी इसमें आइदर और का भी केस बनेगा, तो अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। तो थर्ड, वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ बॉटल साइकिल तो नहीं है, यहाँ पे है, अब क्या करें? कॉन्ट्रडिक्ट किया ना, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये हो जाता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जब ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें कंक्लूजन 1 सही है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ये ना समझ में आया हो, चिलॉग की पूरी क्लास देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है ना, ये पूरे 3 कंडीशन हम कई सारे क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिया गया है कि ये नंबर है और इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं, अगर अरेंज करते हैं, देन हाउ मेनी डिजिट रिमेन इन द सेम प्लेस। तो करके देखते हैं, क्या है? 7 है, 5 है, 8 है, 4 है, 6 है, 2 है, 1 है, 3 है, 9 है। तो करिए असेंडिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इनका ऑर्डर जो है ये मैच कर जा रहा है। ठीक है ना, देन हाउ मेनी डिजिट रिमेन इन द सेम प्लेस। तो 4 और 4 मैच किया, और 9 और 9 मैच कर गया, तो ऑप्शन 2 सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि द डोर ऑफ अमन हाउस फेसेस ईस्ट। ठीक है, देखिए सपोज कि ये घर है और इनका जो डोर है वो किधर है? ईस्ट की तरफ। ठीक है, फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस अमन वॉक स्ट्रेट 30 मीटर। ठीक है ना, ईस्ट के ठीक रिवर्स में ये जा रहे हैं किधर? बैक ऑफ हिज हाउस 30 मीटर, तो ये वेस्ट की तरफ गए 30 मीटर। ठीक है, अगेन ही वॉक 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अब ये लेफ्ट टर्न लिए, कितना गए? 20 मीटर। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 30 मीटर। फिर ये राइट टर्न ले रहे हैं और कितना जा रहे हैं? दैट इज 30 मीटर। फाइनली ही टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 20 मीटर। अब ये नॉर्थ की तरफ गए, कितना? 20 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। तो देखिए स्टार्ट उन्होंने कहाँ से किया था? यहाँ से किया था, और यहाँ पे एंड पॉइंट है, तो क्या डिस्टेंस है? ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30।
और ये पूरा 30 है, ये तो 30 + 30 60। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिंपल था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 8 है, 4 है, 4 है, 6 है, 12 है। थोड़ी सी अगर आपकी नंबर सीरीज की प्रैक्टिस होगी तो मैक्सिमम 40 सेकेंड में आप इसको कर लेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 6 × 2 हो रहा है, ठीक है। ये 4 × 1 है, ठीक है ना। 4 में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 हो गया। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या है 1.5 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या है फिर 0.5 से मल्टीप्लाई है। 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 से हुआ, 1.5 से हुआ, 2 से हुआ, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 2.5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो जाएगा 30। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है इन्फ्रेंसेस का क्वेश्चन है। इन लास्ट फ्यू ईयर्स सेवरल न्यू शॉपिंग मॉल वेयर ओपन इन द सिटी। द टोटल नंबर ऑफ विजिटर इन द मॉल इज अनइम्प्रेसिव, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जा रहे हैं मॉल में। However, the total revenue generated through sales in the shop in this mall is generally high. Which one of the following is the most appropriate logical inferences based on the information in the above passage? ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा लोग जा नहीं रहे हैं मॉल में, बट रेवेन्यू जो है ये हाई है, ठीक है ना। रेवेन्यू जो है ये हाई है, क्या रीजन है? लार्ज नंबर ऑफ पीपुल आर विजिटिंग मॉल बट नॉट स्पेंडिंग इनफ। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही दिया हुआ है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो है रेवेन्यू क्या है हाई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दे दिया कि अधिक लोग जा रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा रीजन। नेक्स्ट क्या है? फ्यूअर पीपुल आर विजिटिंग द मॉल बट स्पेंडिंग मोर। ठीक है, ये देखिए पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। कह रहा है ना कि लोग कम जा रहे हैं, तो ये देखिए लोग कम जा रहे हैं लेकिन खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। डी इज राइट आंसर। इसी वजह से रेवेन्यू क्या है अधिक है। ठीक है, तीसरा क्या है इसको भी देख लेते हैं। फ्यूअर पीपुल आर विजिटिंग द मॉल एंड नॉट स्पेंडिंग इनफ। ये तो होगा ही नहीं। कम लोग भी जाएं खर्चे भी कम करें, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। फिर क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपुल आर विजिटिंग द मॉल एंड स्पेंडिंग मोर। नहीं, क्योंकि अधिक लोग तो जा ही नहीं रहे हैं। आप अगर बहुत सारे मॉल में आप गए होंगे, आप देखे होंगे कुछ ऐसे उसमें शॉप होंगे जहाँ भीड़ आपको दिखेगी ही नहीं। आपको कभी कभी थोड़ा सा लगेगा कि यार ये चलता कैसे होगा, रेवेन्यू इनकी कैसे जनरेट होती होगी, लेकिन लोग कम आते हैं एंड चीज़ें ही इतनी महंगी रहती हैं कि उनका टर्नओवर अच्छा हो जाता है। ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, कि कम लोग जा रहे हैं लेकिन खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कॉज एंड इफेक्ट का है। दिया गया है कि द फार्मर हैव डिसाइडेड अगेंस्ट सेलिंग देयर क्रॉप टू द गवर्नमेंट एजेंसी। फार्मर ने डिसाइड किया है कि वो अपने प्रोडक्ट को जो है, अपने क्रॉप को गवर्नमेंट एजेंसी को सेल नहीं करेंगे। अगेंस्ट है ना, तो सेल नहीं करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या है? द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ क्रॉप्स स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट मंथ टू द नेक्स्ट 6 मंथ। अब देखिए गवर्नमेंट ने प्राइस कम कर दी है, जैसे एमएसपी होता है ना, कि फार्मर को उनके क्रॉप का एक मिनिमम वैल्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, मार्केट में जो भी रेट हो। तो गवर्नमेंट ने प्राइस कम कर दी है, कम प्राइस पे वो किसानों के प्रोडक्ट को, क्रॉप्स को ले रहे हैं। तो देखिए क्या कॉज होगा और क्या इफेक्ट होगा। कॉज ये होगा, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, ये रिड्यूस किया है, इसकी वजह से फार्मर जो है इनके अगेंस्ट में जा रहे हैं और गवर्नमेंट एजेंसी को क्रॉप सेल नहीं कर रहे हैं। तो ये कॉज है, और उसका इफेक्ट ये हुआ है कि फार्मर जो है अपने क्रॉप को नहीं सेल कर रहे हैं। ठीक है ना। तो दूसरा वाला कॉज है, पहला वाला इफेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सिंपल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये। 84 है, 9 है, 124 है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन नंबर सीरीज में अगर कुछ बेसिक आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ना, मैक्सिमम 40 सेकंड में आप बना लेंगे। आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, 84 है और 9 है। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और ये क्या 84।
+3 हो गया तो हमारा 84 आ गया। ये देखिए 292 है और 17 है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। इसमें +3 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 292। यहाँ पे 124 कैसे आएगा? 124 के अराउंड जो है नियरेस्ट स्क्वायर वैल्यू किसकी है? 11 की। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। +3 यहाँ पे भी कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 124। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? 11। सिंपल ना? तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। दिया गया है कि 5 मैन है, ABCDE, एंड 6 वोमेन है, PQRSTNZ। इसमें से A B R जो है ये एडवोकेट हैं, अदर जो है डॉक्टर हैं, और फिर जो बच जा रहे हैं वो टीचर हैं। अब इसमें से एक हमें टीम सेलेक्ट करनी है। टोटल 11 पर्सन है, 5 मेल और 6 फीमेल। एक हमें टीम बनानी है, और टीम बनाने के लिए एक कंडीशन दी गई है यहाँ 5 6, और एक कंडीशन यहाँ पे और दी गई है। इसमें जो है 2 मेल एडवोकेट होने चाहिए, 2 लेडी डॉक्टर होनी चाहिए, और एक टीचर होनी चाहिए। दो कंडीशन है, एक तो यहाँ पे 5 6 कंडीशन है, और एक यहाँ पे है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडवोकेट कौन कौन है। कौन कौन है? ABR जो है ये एडवोकेट है। A B और R जो है ये एडवोकेट है। डॉक्टर कौन कौन है? ठीक है ना? SQPD और C जो है ये डॉक्टर है। डन। अब हमें क्या चाहिए? हमें मेल एडवोकेट को देखना है। तो देखिए मेल एडवोकेट कौन कौन होगा। A है, B है और R है। R तो फिर ये फीमेल हो जाएंगी, ठीक है ना? तो फिर क्या रह गया? A और B। टोटल एडवोकेट 3 है, A B और R। बट जो R है ये क्या है? ये तो फीमेल है, ठीक है ना? तो मेल एडवोकेट जो है A और B हो गया। अब आइए देखते हैं कि फीमेल जो है डॉक्टर कितनी है। SQPD और C ये डॉक्टर है। D और C ये तो मेल हो जाएंगे, तो D और C तो मेल हो गए। तो एस क्यू पी जो है ये फीमेल डॉक्टर हो गए। अब टीचर कौन होगा? एडवोकेट डॉक्टर, और जो रह गया वो कौन होगा? वो टीचर होगा। तो देखिए A है, B है, C है, D है। E यहाँ पे नहीं आ रहा है तो E टीचर में आ जाएंगे। फिर क्या है? PQRST, तो P है, Q है, R है, S है, T है, नहीं कहीं दिख रहा है एडवोकेट और डॉक्टर में, और जेड कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये टीचर हो जाएंगे। अब देखिए ये जो कंडीशन यहाँ दूसरा वाला दिया था, क्या था? 2 मेल एडवोकेट होने चाहिए, तो ये तो कंफर्म है कि A और B जो है ये मेल एडवोकेट हैं। ऑप्शन में कहीं है? A और B यहाँ पे भी है, A B यहाँ पे है, A B यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन C और D तो नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, 2 फीमेल डॉक्टर होनी चाहिए, तो S और P यहाँ पे है, और Q और P यहाँ पे है, दोनों में ही जो है 2 फीमेल डॉक्टर हैं, ठीक है। और एक टीचर ETZ, तो जेड यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है। तो ये वाला कंडीशन तो पूरा पढ़ लिया गया, अब इसको भी पढ़ना होगा। देखिए दिया गया है कि A P and Z हैव टू बी टुगेदर। ये तीनों साथ रहेंगे, हम साथ साथ हैं। A P और Z यहाँ पे भी है, A P और Z यहाँ पे भी है। पहला कंडीशन तो दोनों ही ऑप्शन में फुलफिल हो रहा है। बी जो है आर के साथ नहीं जाएगा, बी कैन नॉट गो विथ आर, ठीक है ना? तो बी की यहाँ जरूरत ही नहीं है। बी जो है आर के साथ नहीं जाएगा ना, तो देखिए यहाँ पे बी कैन नॉट गो विथ आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही ऑप्शन में आर नहीं है, ये भी फुलफिल हो रहा है। बी को आर के साथ कहीं नहीं भेजा जा रहा है। तीसरा, E and Q हैव टू बी टुगेदर। अब जहाँ पे क्यू रहेगा वहाँ पे ई भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्यू है ना, तो ऑप्शन बी में अगर क्यू है तो यहाँ पे कहीं ई भी होना चाहिए, ठीक है। ई और क्यू को साथ होना जरूरी है, ठीक है। ई और क्यू को साथ होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्यू तो है बट ई नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? ये गलत हो गया, ठीक है ना? फिर ऑप्शन ए हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, सी और टी को साथ रहना जरूरी है, तो यहाँ सी और टी तो है ही नहीं साथ में, कोई दिक्कत नहीं। डी और पी कैन नॉट गो टुगेदर। अब यहाँ देखिए पी है, पी के साथ डी नहीं होना चाहिए, देखिए कहीं डी नहीं है, ठीक है। सी जो है क्यू के साथ नहीं जाएगा, तो यहाँ पे सी है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैलेंडर का क्वेश्चन है ये। आपसे पूछा गया है कि 15 अगस्त 2006 को कौन सा डे होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ईयर का लास्ट का 2 डिजिट होगा, ठीक है ना। क्या है ईयर का लास्ट 2 डिजिट? 06। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारा पूरा ही रिमाइंडर कितना आ जाएगा, डिवाइड तो होगा नहीं, पूरा ही पूरा 6 रिमाइंडर आ गया। तो ये जो 6 है, यही हमारा हो जाएगा ऑड डेज, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे कि ईयर का जो लास्ट 2 डिजिट होगा, जैसे 06 है ना, इसको जो है हम 4 से डिवाइड करेंगे, और एक बार जो है ना क्वोशेंट लिखेंगे, रिमाइंडर नहीं, इस टाइम क्वोशेंट लिखना है। तो क्वोशेंट कितना होगा, 1 होगा, तो ये हमारा 1 ऑड डेज हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए तीसरा स्टेप हमारा क्या है, जो डेट है 15, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को लिखेंगे। यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे क्वोशेंट को लिखना था, यहाँ पे रिमाइंडर को लिखना था, यहाँ पे रिमाइंडर को लिखना था। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो फिर हमारा ये 1 और डेज हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इसमें क्या होता है, अगस्त मंथ का हमें कोड लिखना होगा। जो अगस्त मंथ का कोड होता है, ये सब एक कॉन्सेप्ट है, पूरा एक कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें मालूम चलेंगी। तो अगस्त का जो है एक कोड होता है, उसको कहते हैं 2। तो अगस्त का एक कोड है, वो है 2, तो ये 2 और डेज हो जाएगा। फिर जो ईयर है, ठीक है ना, 2006, ईयर का कोड लिखना होगा। तो 2000 से लेके 2099 तक का जो ईयर का कोड होता है, ये होता है 6। तो ये हम 6 लिखेंगे। अब सब ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाए, 617, 18, 210, 16, 16। अब ये जो भी और डेज आया है ना 16, इसको 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2। अब यही जो 2 है, यही ट्यूसडे का कोड है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि जो संडे का कोड है वो होता है 0, जो मंडे का कोड है वो होता है 1, जो ट्यूसडे का कोड है वो है 2। तो हमारा 2 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। कुछ इसमें कॉन्सेप्ट हैं, कुछ तो ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें दिखे हैं, इसमें अगर आपने पहले से नहीं भी पढ़ा होगा तो इस क्लास में आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा, तब फिर आप इस सोल्यूशन को समझ पाएंगे, ठीक है ना। दिया गया है कि एट व्हाट टाइम नियरेस्ट टू सेकेंड immediately after 4 o'clock do the hands of clock coincide। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, 2/11, 30 × h, फिर प्लस माइनस ए। जब कॉन्साइड का केस हो ना, तो ए की वैल्यू हो जाती है 0, तो ये क्या हो जाएगा, 2/11, 30 × h, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये हो जाएगा 2/11, 30 × 4। ये कितना हो गया, 120। अब ये 120 × 2 कितना हो जाएगा, 240/11। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट समथिंग कितना आएगा, 21। ये तो आपका मिनट हो गया। फिर आपका इसमें समथिंग 9 रिमाइंडर आएगा, 9/11। ऐसे देखिए आप 240 को 11 से डिवाइड करिए, ठीक है ना। तो ये तो 21 हो गया। अब ये 9 और 11 रह जा रहा है, तो ये जो 9/11 है, इसको हम फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 540 डिवाइडेड बाई 11। अब समथिंग जो इसमें सेकेंड आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 44, अराउंड 49, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ये 540 है, 11 से करिए इसको, ये 4 होगा, ये 0, और ये
10, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 11 9 99। तो ये नियर अराउंड 49 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, 4 तो हमारा ओवर था, ये 21 हो जाएगा और ये नियर अराउंड 49 हो जाएगा। तो 4 21 49। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल ना। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ये बेसिक आपको मालूम होना चाहिए कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। दिया गया है कि इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ इज ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, ठीक है। तो ये मैन हो जाएगा, हिज वाइफ तो सेम जनरेशन है ना, तो ऐसे बना लेंगे, इज ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, ठीक है ना, वो मेरे फादर की इकलौती लड़की है। तो ये देखिए एक जनरेशन का गैप हुआ, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब वो मैन जो है उस पर्टिकुलर लेडी से कैसे रिलेटेड है, तो उस मैन की जो है ये वाइफ है, ठीक है ना। तो हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू द वुमन, तो क्या है, उसका हस्बैंड है, ठीक है ना। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। इसमें जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा ना उसी को हम सेलेक्ट करते हैं। दिया गया है कि शुड आर्टिकल ऑफ ओनली डिजर्विंग ऑथर बी अलाउड टू पब्लिश। आर्गुमेंट क्या है, नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ लाइन बिटवीन डिजर्विंग एंड अनडिजर्विंग। देखिए इन्होंने कहा है कि क्या केवल जो डिजर्व ऑथर हैं उन्हीं का आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए, तो ये सही है। ये कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन डिजर्व कर रहा है कौन नहीं, तो ये आर्गुमेंट जो है स्ट्रांग है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एक लाइन ड्रॉ उसमें बनाना कि हाँ कौन डिजर्व करता है कौन नहीं। दूसरा, यस इट विल सेव अ लॉट ऑफ पेपर विच इज ऑलरेडी इन शॉर्ट सप्लाई, ये स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है। ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट इज स्ट्रांग, ठीक है ना। तो सिंपल था। तो टोटल आपने देखा कि 17 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एंड कुछ ही ऐसे चैप्टर हैं जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल की ज़रूरत है, जैसे ब्लड रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, फिर आपका क्लॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, नंबर सीरीज भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, कॉज इफेक्ट भी सिंपल था। तो आउट ऑफ 17 डायरेक्शन का भी क्वेश्चन इजी आया है। आउट ऑफ 17 आप देखेंगे कि मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। अदरवाइज आप देखिए बहुत ज़्यादा टिपिकल पेपर आपका सी ओ पी 11 का नहीं है। तो हमने आपको पूरा कंपोजिशन दिखा दिया कि किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। एंड आपकी अगर पूरी प्रिपरेशन हो गई है तो एक सी ओ क्यू पी 11 के लिए अभी कॉन्सेप्ट की एक प्रैक्टिस ई बुक है, इसको आप ले सकते हैं। जैसे क्वांट में नियर अराउंड आपको 1100 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे एन टी ए पैटर्न पे डिटेल सॉल्यूशन के साथ, तो इसको आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में चैप्टर वाइज 1200 क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल है। कंप्यूटर का भी आपको बताते हैं, नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन बाइलिंगुअल कंप्यूटर में है। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों ही अवेलेबल है, नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे भी है। हिंदी आप लेंगे तो पूरा उसमें नोट्स भी कवर है एंड उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा आपका जो वोकैब पार्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन, ये सब कुछ, सिनोनिम्स सिंटोनिम्स भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। जीएस में आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है तो हम लोगों ने क्या किया, एनटीए पैटर्न पे 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, इसको आप कर लीजिए। उसके बाद से पूरा डिटेल नोट्स भी दिया हुआ है, पूरा हिस्ट्री है, पॉलिटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसको आप कर सकते हैं। एंड फिर नियर अराउंड 6 to 7 मंथ का करंट अफेयर आपको तैयार कर लेना है। ये कंप्लीट ई बुक जो है एलएलबी के लिए 399 में आपको मिल जाएगा। आप अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, जैसे जीएस 99 का है, कंप्यूटर 99 का है, लैंग्वेज 99 का है, क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग ये 149 का है। तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, कंबाइन भी ले सकते हैं। इनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ई बुक इनरोलमेंट के बाद शो होगा, ठीक है ना। एंड अगर आप एलएलबी के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं देन एनटीए पैटर्न पे आपको 20 फुल लेंथ मॉक मिल जाएगा। मॉक बाइलिंगुअल है एंड नियर अराउंड 115 जो है ये सेक्शनल मॉक आपको मिल जाएगा डिटेल सॉल्यूशन के साथ। एंड आपको लगता है कि कोर्स की भी नीड है, देन अभी कॉन्सेप्ट का एलएलबी के लिए कोर्स भी है, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, ई बुक आपको मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, क्वांट के लिए कैलकुलेशन की क्लासेस मिल जाएंगी, एक स्टडी प्लानर मिल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पहले कर लेना चाहिए, कितने दिन में कर लेना चाहिए, एंड मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, जिसमें 20 फुल होंगे मॉक
एंड 115 सेक्शनल होंगे, साथ में डाउट ग्रुप होगा। कोई भी डाउट है वहाँ पे सारे स्टूडेंट एंड टीचर ऐड होते हैं, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। कॉलिंग सपोर्ट भी अवेलेबल है, आप टीचर के कांटेक्ट में भी रह सकते हैं। तो एलएलबी के लिए बहुत ही कम फीस में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। तो इनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने COQP 11 रीजनिंग डिस्कस कर दिया है। अदर क्लासेस में अदर टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने शेयर किया हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। एलएलबी से रिलेटेड, COQP 11 से रिलेटेड सभी अपडेट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलते रहेंगे। सभी PYQ भी जो है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देन फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।